तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर मिल गया सबको। 20 क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा है ब्राइट केमिकल्स लिमिटेड इलेक्ट्रोलिसिस कॉमन सॉल्ट टू ऑब्टेन 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट कास्टिक सोडा क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। मतलब कितने तरीके के प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? 3। ड्यूरिंग द कॉस्टिंग पीरियड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द इनपुट फॉर द कॉमन प्रोसेस अमाउंटिंग टू ₹3,50,000। कहते हैं इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉमन कॉस्ट लगी वो कितनी है? 3,50,000। हाँ जी, पेज नंबर 175 मिल गया सबको। हाँ जी, तो 3,50,000 रुपये आपके सामने कौन सी कॉस्ट आ गई? ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन का मतलब क्या? देखिए जब हमने कारपेंटर को टिम्बर ला के दिया होगा तो क्या टिम्बर हमेशा टिम्बर रहेगा या थोड़े समय के बाद उसकी शेप, उसका डिजाइन, उसका नाम बदलने का मन करेगा आपका? क्या कहते हो? जब हम कपड़े को लाके टेलर को देते हैं तो क्या वो कपड़ा ही रहता है हमेशा, या उसका नाम हम ट्राउजर रख देते हैं या शर्ट रख देते हैं या टी शर्ट रख देते हैं या पैंट रख देते हैं या कोट रख देते हैं? कोई ना कोई नाम बदल देते हैं ना थोड़ी देर में, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद कभी भी। उसी तरीके से जिस समय रॉ मटेरियल अपनी पहचान छोड़ देता है, जब रॉ मटेरियल अपनी पहचान छोड़ देता है उस टाइमिंग को कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? सेपरेशन पॉइंट। उस पॉइंट के बाद जो भी खर्चा किया जाएगा प्रोडक्ट को और फर्दर प्रोसेस करने के लिए उस कॉस्ट को कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है जी। जैसे सपोज करते हैं हमारी टेबल तैयार हो चुकी है, हमारी चेयर तैयार हो गई, लेकिन कस्टमर को जब वो टेबल चेयर दिखाई तो उसने कहा भाई साहब इस पे टेबल पे आपने शीशा ही नहीं लगाया अभी तक, आपने इसको रंदा नहीं मारा, आपने इस पे पॉलिश नहीं की, आपने इस पे रबर शूज नहीं लगाए नीचे ताकि टेबल एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करे, या फिर आपने उसके कॉर्नर को स्मूथ नहीं किया। तो ये सारा काम अभी और होना बाकी है। इस काम को करने में क्या और पैसे लगेंगे? इसको कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अच्छा, टेबल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अलग होगी, चेयर की अलग होगी, क्योंकि चेयर पे शीशा थोड़ी लगता है, किस पे लगता है? टेबल पे लगता है। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है, लेकिन ज्वाइंट कॉस्ट क्या होती है? कंबाइंड, इकट्ठी इनकर करनी पड़ती है। तो ज्वाइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? ज्वाइंट कॉस्ट कंबाइंड इनकर की जाती है और फर्दर प्रोसेस अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकर की जाती है। बिल्कुल बात सही है। तो इसका ना आफ्टर सेपरेशन तीनों प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 1,60,000, 75,000 और कितनी? 10,000। द एंटायर प्रोडक्शन वाज सोल्ड फॉर 3,75,000, 2,50,000 एंड 60,000 वर रियलाइज्ड फॉर कास्टिक सोडा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। सेलिंग एक्सपेंसेस आपको सेल वैल्यू का कितना दे रखा है? 5% दे रखा है। तो मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए? एक पूरा जो क्वेश्चन है उसका एक चार्ट बना लेना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने पर मुझे ज्वाइंट कॉस्ट मिली कितने रुपए? हाँ जी, ज्वाइंट कॉस्ट मैंने इनकर की कितने रुपए? 3,50,000 रुपए। 3,50,000 रुपए की ज्वाइंट कॉस्ट इनकर करने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे रॉ मटेरियल अपनी पहचान क्या कर देगा? छोड़ देगा। हमने देखा यहां पर 3 अलग अलग प्रोडक्ट तैयार हो गए। कौन कौन से? कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है जी। इन तीनों प्रोडक्ट की क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है वो देखते हैं। हमें सबसे पहले फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी कितनी? 1,60,000, 75,000 और 10,000 रुपये। फिर हमें क्वेश्चन में सेल वैल्यू दे रखी है। सेल वैल्यू कितनी कितनी है? 375, 2,50,000 और 60,000 रुपये। अब मेरे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि जो सेल वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है वो सेल वैल्यू कौन सी वाली है? बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग है या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग? तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि किसी क्वेश्चन में सेल वैल्यू दे रखी हो
और आपको ये ना पता चल पाए कि वो बिफोर है या आफ्टर है, तो उसका पता लगाने का तरीका क्या है? यदि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको दे रखी हो तो समझ लो ये सेल वैल्यू आपको कब मिली होगी? फर्दर प्रोसेस करने के बाद मिली होगी। तो उसका ये सेल वैल्यू कौन सी बन जाएगी? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब सेलिंग एक्सपेंसेस भी कौन से बन जाएंगे? आफ्टर। और ऐसे में सेलिंग एक्सपेंसेस सेल वैल्यू का कितने परसेंट है? 5% है। तो सेल वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, इन सभी का 5% निकालिए कैलकुलेटर का यूज करके। मैं भी निकाल लेता हूं कैलकुलेटर अपना। हाँ जी, 3,75,000 का 5% अपने पास आ जाएगा 18,750। 2,50,000 का 12,500 और यहां कितना आ जाएगा? 3,000। अच्छा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? हमें लगता है कि हमारा इतना प्रॉफिट होगा 15%। तो 3,75,000 का 15% निकालो, कितना आएगा? 56, 250। 10% कितना आएगा? 25,000 रुपये। और 5% कितना आएगा? 3,000। और ये सारे के सारे स्टूडेंट नोट कीजिए। चैप्टर का नाम है ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और क्वेश्चन आपके पास है 20। लिखा सबने? देखिए, इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, आपको सबसे पहले क्या करना है? स्टेप नंबर 1 आपको मैंने क्या बताया था? सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो। तो ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है?
जब भी कोई ऐसा खर्चा करो जिससे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार हो जाए। खर्चा कितनी बार होगा? एक बार। और प्रोडक्ट कितने तैयार होंगे? 2 या 2 से ज्यादा। तो उस खर्चे का नाम क्या है? ज्वाइंट कॉस्ट। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपने कोई घर में वो बनाई, ग्रेवी बनाई, और उस ग्रेवी से 2 अलग अलग आपने सब्जी बना दी, ठीक है ना। आपने उसी ग्रेवी का यूज पनीर डाल के शाही पनीर बना दिया, और उसी में आलू बॉईल करके डाल दिए, तो आपने दम आलू की सब्जी बना दी, लेकिन ग्रेवी क्या है? सेम यूज हो रही है। तो ग्रेवी की जो कॉस्ट होगी वो कौन सी होगी? ज्वाइंट कॉस्ट होगी। बात समझ में आ रही है? उसमें जो हमने पोटैटो यूज किया, आलू यूज किया, या जो पनीर यूज किया, वो आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में आ जाएगी, ठीक है ना। ग्रेवी बनने के बाद आपने 2 अलग अलग और चीजें बना दी। तो मेरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है यहां पर, स्टेप 1 और स्टेप 2 में? हाँ जी। अब स्टेप 2 में हमें ज्वाइंट कॉस्ट को क्या करना है? यहां तो पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। यहां पे मुझे क्या करना है? अपोर्शनमेंट करना है। अपोर्शनमेंट का मतलब बांटना, ठीक है जी। एसओपी का मतलब होता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और ऑल्टरनेटिव नाम क्या लिख सकते हैं? सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट का मतलब जब रॉ मटेरियल अपनी पहचान छोड़ देता है और हमें लगता है कि अब रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल कहना सही नहीं होगा, इसका एक नया नाम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया, अब लोग शादियों में जब जा रहे हैं तो क्या पहन के जा रहे हैं? सूट पहन के जा रहे हैं, यदि हम मैन की बात करते हैं तो सूट में आपने देखा होगा कि जो पैंट है या जो आपका कोट है, उन दोनों का कलर क्या होता है? नॉर्मली सेम होता है। लेकिन जब हमने टेलर को कपड़ा ला के दिया होगा तो कपड़ा तो एक जैसे ही लिया। हमें टेलर ने क्या कहा कि भाई साहब मुझे 4 मीटर कपड़ा ला के दे दो, तो मैंने उसे 4 मीटर कपड़ा ला के दे दिया, ठीक है जी। उसने मुझसे कहा जी मैं कोट और पैंट दोनों बनाने के आपसे 3000 रुपये स्टिचिंग चार्जेस भी लूंगा। कपड़ा मान लीजिए 4 मीटर 1000 रुपये के हिसाब से 4000 का आया, 3000 रुपये उसने स्टिचिंग चार्जेस ले लिए। मैंने कहा जी मुझे डिजाइनर कोट बनाना है, उसने कहा जी उसके 500 रुपये डिजाइनर के अलग लगेंगे। कहने का मतलब मैंने उसको कितने पैसे दे दिए? 4000 मेरा कपड़े का लग गया, 3000 लेबर का, 500 डिजाइन का, और टोटल मिला के मेरा जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7500। 4000 प्लस 3000 प्लस 500, 7500। ये 7500 अभी मेरी कौन सी कॉस्ट है? ज्वाइंट कॉस्ट है। थोड़ी देर बाद जब मैं टेलर के पास गया तो मैंने कहा भाई साहब मेरा कपड़ा कहाँ है? उसने कपड़ा मेरे सामने क्या कर दिया? काट दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई साहब, मेरा कपड़ा क्यों वेस्ट कर रहे हो? उसने क्या जवाब दिया मुझे? भाई साहब मैं वेस्ट नहीं कर रहा, आपको ट्राउजर भी चाहिए और आपको कोट भी चाहिए, तो मुझे इस कपड़े को क्या करना पड़ेगा? काटना भी पड़ेगा। 1 घंटे बाद जब मैं गया फिर दोबारा, तो मैंने क्या देखा कि अब वो टेलर स्टिच कर रहा है। तो स्टिच करने के बाद कोट भी दिखाई दे रहा और मुझे पैंट भी दिखाई दे रही है। क्या नहीं दिखाई दे रहा? कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा। मैं उसे कपड़ा नहीं बोलूंगा, कोट पैंट बोलूंगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो कोट पैंट मेरा क्या हुआ? 2 अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, कोट अलग हो गया, पैंट अलग हो गया। दैट इज ज्वाइंट प्रोडक्ट। और उसको बनाने के लिए मैंने क्या दिया था? कपड़ा अलग अलग लाके दिया था, एक ही साथ लाके दिया था? तो क्या सारा कपड़ा पैंट में लग गया? क्या सारा कपड़ा कोट में लग गया? या दोनों में लगा होगा? क्या कुछ वेस्टेज हुई होगी? उस वेस्टेज से क्या बना दिया होगा हमने? मास्क बना दिया होगा। मैंने कहा भाई साहब मास्क भी इसी कलर का बना दो, लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे लोगों को अच्छा लगने लगे, मुझे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या करा? बचे हुए कपड़े से 4-5 मास्क बना लिया। क्या मास्क बनाना मेरा मेन उद्देश्य था? तो मैं मास्क क्यों बना पाया? क्योंकि जो वेस्टेज है वो इतनी सफिशिएंट है कि उससे मास्क बन सकता है। कल को वेस्टेज ही ना के बराबर होती तो हो सकता मास्क ना बन पाता। तो मास्क मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट है? बाई प्रोडक्ट है। और कोट पैंट मेरे लिए क्या है? ज्वाइंट प्रोडक्ट है, दैट इज मेन प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? तो अब सेपरेशन पॉइंट का मीनिंग क्लियर हो गया। वो समय जब आप फैक्ट्री में जाके ये कह सकते हैं कि अब इसे रॉ मटेरियल कहना सही नहीं होगा, इसे क्या कहो? एक नया नाम दो, प्रोडक्ट का नाम दो। तो उस पॉइंट तक जो भी खर्चा मैन्युफैक्चरर ने किया होता है उस कॉस्ट को क्या कहते हैं? ज्वाइंट कॉस्ट। और प्रोडक्ट बनने के बाद कोट पे और खर्चा करना पड़े। अब कोट पे बटन भी तो लगेंगे, या बिना बटन के कोट दे दोगे कस्टमर को? क्या कहते हो? बटन लगाने की कॉस्ट आएगी, दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी। जब पैंट बनेगी तो बेल्ट लगाने के लिए हमें साथ में लुपी भी देनी पड़ेगी, वो लगानी पड़ेगी अलग से, या लगी लगाई आई होगी? लगानी पड़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी। बात समझ में आ रही है? फिर जब पैंट बनेगी तो उसमें हमें बैक पॉकेट पे बटन भी लगाने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब जैसा जैसा काम हमें प्रोडक्ट बनने के बाद और करना पड़ेगा, पैंट पे अलग, कोट पे अलग, वो सारी कॉस्ट कौन सी हो जाएगी? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो जाएगी।
तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कब इनकर होती है? सेपरेशन होने के बाद। और सेपरेशन तक सारे खर्चे कौन से होते हैं? ज्वाइंट कॉस्ट। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट चैप्टर के अंदर कोई भी स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को हाथ लगाएगा एग्जाम में, मतलब अटेम्प्ट करेगा, तो सबसे पहला काम उसका क्या होगा? ज्वाइंट कॉस्ट को ढूंढना, फिर उस ज्वाइंट कॉस्ट को क्या करना है? बांटना है। किस में बांटना है? जितने प्रोडक्ट मेरे बने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में 3.5 लाख की ज्वाइंट कॉस्ट लगाने के बाद मैंने देखा मेरे कितने प्रोडक्ट बने? 3 बने। तो 3.5 लाख का खर्चा मुझे कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन तीनों से रिकवर करना पड़ेगा। कैसे रिकवर करूंगा? उसके लिए मुझे ज्वाइंट कॉस्ट को क्या करना होगा? बांटना पड़ेगा। तो ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए इस क्वेश्चन में कोई बाई प्रोडक्ट है क्या? तो सबसे पहले मुझे अपने आप से क्या पूछना है? कोई बाई प्रोडक्ट है या नहीं? तो जवाब क्या मिला? नो बाई प्रोडक्ट। यदि कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होता तो ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए हमारे पास में कितने मेथड हैं? 6 मेथड है। कितने मेथड है? 6 मेथड है। अब एग्जाम में 2 सिचुएशन होती है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, या तो मेथड जो यूज करना है उसका नाम दे रखा होगा, या मेथड जो यूज करना है उसका नाम नहीं दे रखा होगा। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताइए क्या ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए किसी मेथड का नाम दे रखा है? ठीक है जी। तो एक बार मेथड के नाम भी बता देता हूं कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट है फिजिकल आउटपुट मेथड, सेकंड सर्वे कह दो या पॉइंट मेथड कह दो। फिर आपके पास क्या? सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड। ये तीनों मेथड मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे डाल रखी है उसमें है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपके पास है एनआरवी मेथड जो क्लास नंबर 2 में। ठीक है जी। आपके पास है कांस्टेंट परसेंटेज एनआरवी मेथड। लास्ट आपके पास है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। क्या क्वेश्चन पढ़ने के बाद इनमें से किसी मेथड का नाम क्वेश्चन में यूज करके? मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पढ़ो और फिर बताना। ये जी क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, किसी मेथड का नाम मुझे लगता है क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो जब किसी मेथड का नाम क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो फिर ऐसे में हम क्या करें? यदि क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम नहीं दे रखा तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है और मैंने मेथड के आगे क्या लिखा? नॉट गिवन। ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए 3.5 लाख का बर्डन कास्टिक सोडा पे कितना है, क्लोरीन पे कितना है, हाइड्रोजन पे कितना है, उसको बांटने के लिए किसी मेथड का नाम होना चाहिए था 6 में से, और कोई भी मेथड का नाम नहीं दे रखा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? यूज दिस सीक्वेंस। जो सीक्वेंस में लिखवा रहा हूं उसका यूज आपको करना है। मतलब कि सबसे पहले पहली प्रेफरेंस किसको देंगे हम? सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड की। यदि सेल वैल्यू एट एसओपी क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो फिर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? एनआरवी मेथड यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन में एनआरवी भी आप नहीं निकाल पा रहे तो फिर उस केस में लास्ट में हम क्या करते हैं? फिजिकल आउटपुट मेथड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ज्वाइंट कॉस्ट 3.5 लाख को बांटना है कास्टिक सोडा, क्लोरीन, हाइड्रोजन, जिसके लिए ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए इन 6 में से किसी एक मेथड का नाम क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था, जो नहीं है। तो ऐसे केस में फिर हम सबसे पहले किसको यूज करने की कोशिश करते हैं? सेल वैल्यू एट एसओपी। क्या पूरा क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें सेल वैल्यू एट एसओपी लिखी हुई दिखाई दे रही है? तो उसका मतलब आप सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड इस क्वेश्चन में यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर अगला मेथड कौन सा है? एनआरवी।
अच्छा, एनआरवी निकालने का फॉर्मूला क्या कुछ पता है किसी को? पिछली क्लास में मैंने एनआरवी निकालने का तरीका बताया था आपको। एनआरवी की फुल फॉर्म भी बताई थी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसका मतलब होता है एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी। एनआरवी का एग्जैक्ट मीनिंग है एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी। अब एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट एसओपी निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या है? सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या आपको इस क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन है? मैंने कहा हाँ, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, प्रॉफिट भी है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए मुझे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? एनआरवी मेथड यूज करना चाहिए। नोट कर लीजिए फटाफट से सारी चीजें। आपने मुझसे पूछा सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड बेस्ट क्यों होता है एनआरवी से? वो इसलिए होता है क्योंकि एनआरवी के अंदर जो सेल वैल्यू यूज होती है वो हमें कौन सी निकालनी है? एट एसओपी, एस्टिमेटेड। और यहाँ पे जो सेल वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? एक्चुअल। तो अब आप बताइए एक्चुअल और एस्टिमेटेड में कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा रिलायबल होती है? एक्चुअल। तो सेल वैल्यू एट एसओपी मेथड आपको एक्चुअल सेल वैल्यू एट एसओपी बता रही है और ये एस्टिमेटेड। तो रिलायबिलिटी किस पे ज्यादा आएगी? एक्चुअल पे आएगी। भाई आपका रिजल्ट आया, मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो रिजल्ट आपका एक्चुअल है? या यदि मैं बताऊं यार इतने नंबर आने चाहिए, वो एक्चुअल मानोगे? जो आया। तो लोग विश्वास किस पे करेंगे? जो रिजल्ट आ चुका है, या उस पे जो आपने मुझे क्वेश्चन पेपर घर पे लाके सॉल्व करके दिखाया और सर बताइए कितने नंबर आएंगे मेरे। तो मैं जो आपको बताऊंगा वो तो एस्टिमेटेड होंगे ना। मेरे बताने से मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी। बट रिलायबिलिटी लोगों की विश्वास किस पे होगी? आपकी खुद की विश्वास किस पे होगी? जो इंस्टीट्यूट ने आपको मार्कशीट दी है। दुनिया तो उसको ही मानेगी ना। अब किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे, उन्होंने कहा जी आपके मार्क्स कितने हैं? आपने कहा जी कॉस्टिंग में 90 आए हैं। जब रिजल्ट देखा वहां 70 दिखाई दे रहे। तो विश्वास किस पे कहा जाएगा? जो 90 बोला उस पे या जो 70 दिखाई दे रहा है उस पे? 70 पे, क्योंकि वो एक्चुअल इंस्टीट्यूट की मार्कशीट है। 90 आपने क्यों बोला? क्योंकि आपने मेरे को अपना क्वेश्चन पेपर घर पे लाके सॉल्व करके दिखाया और उस सॉल्यूशन के बेस पर मुझे लग रहा है कि आपके 90 आने चाहिए। बट हो सकता है एग्जाम में और घर पे जो आपने पेपर द्वारा सॉल्व करके दिया उसमें फर्क हो। कुछ चीजें आपने एग्जाम में गलती कर दी और रास्ते में दोस्त ने आपको बताया और वो चीजें आपने घर पे आके क्या कर दी? ठीक कर दी, जिसकी वजह से आपके घर पे नंबर बढ़ रहे हैं और वहां पे नंबर घट गए।
अब हमें ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए जो मेथड चाहिए था वो कौन सा मिल गया, NRV मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो आपको बताता है कि हम ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट SOP का यूज करेंगे। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो भी मैंने आपको लिखवा दिया। यहां तक सबने नोट कर लिया, कोई रह गया? सेलिंग एक्सपेंसेस, 2-3 क्वेश्चन करोगे ना सारी चीज आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा सा लगता नया है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे, ड्रॉ अ स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। यानी सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या बताना है, ज्वाइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट कीजिए। तो आप क्या लिखोगे हेडिंग में, स्टेटमेंट शोइंग apportionment of joint cost किसे यूज करना है, NRV मेथड को। यानी प्रोडक्ट के नाम है कास्टिक सोडा, क्लोरीन, हाइड्रोजन। अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर रखा है, लेकिन एग्जाम में यदि आपको लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, पूरा पूरा नाम लिखोगे। यानी NRV का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले कौन सी सेल वैल्यू लिखनी है, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। कितनी कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, यानी सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हमें क्वेश्चन में दे रखी है 375, 250 और 60। 375, 2,50,000 एंड 60,000। इसमें से हम क्या क्या माइनस करते हैं, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था परसेंटेज में, वो सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कह देता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, FPC। अच्छा, जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू का नाम होगा NRV। ठीक है जी। फिर हमें क्या निकालना होगा, रेशियो ऑफ NRV, क्योंकि हमें इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को क्या करना है, बांटना है। तो बताइए जरा प्रॉफिट कितना कितना निकाला था आपने, अभी एक वर्किंग नोट बनाया था वहां से देख के बताइए। खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज मैं कराऊं तभी करें, खुद भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है जो आपने वर्किंग नोट में लिखा था यहाँ पे। अभी देखिए क्वेश्चन में मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस वर्किंग नोट को बना लेता है, जैसे हम कहते हैं डायग्राम, समझ लो आपका 90% क्वेश्चन क्या हो गया, वहीं पे सॉल्व हो गया। क्योंकि अब क्वेश्चन को मुझे पढ़ने की द्वारा जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी चाहिए क्वेश्चन में, कहां से देखूंगा, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में अब मुझे क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिए, कितना है 56,250, 25,000 और 3,000। तो 56,250 कितना था, और 3,000। सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना है, 18,750, 12,500 और 3,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 160, मतलब 1,60,000, 75,000 और 10,000।
1,60,000 कितना था? 75,000 और कितने? 10,000। अब माइनस करो, देखिए कौन सी वैल्यू निकल के आती है आपके सामने। कैलकुलेटर निकाल लो फटाफट से बैग में, यूज करने का समय आ गया। हाँ जी, 1,40,000। फिर कितने? अभी यदि कैलकुलेटर नहीं है कोई बात नहीं, आज तो मोबाइल यूज कर लो, लेकिन नेक्स्ट क्लास से क्या लिखे कैलकुलेटर, क्योंकि कॉस्टिंग में बिना कैलकुलेटर के प्रैक्टिकल करना संभव नहीं है। हाँ जी, 1,35,500 135 137 1,37,500 44 नहीं आएगा, 3 और 3 6 हो गए ना। अब इसकी रेशियो निकालने के लिए पहले इन तीनों को टोटल करो। इन तीनों का टोटल कितना है? 140 137,500 और 44,000। आपके पास इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है? हाँ जी, 3,21,500। तो 3,21,500 में मैं देख रहा हूँ सब में 2-2 जीरो कैंसिल हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कितना लिखा? 1,400। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। हाँ जी, 3,21,500 कहां से है पता लग गया? तीनों का टोटल, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा पार्टनरशिप में प्रॉफिट को बांटने के लिए रेशियो होती है 3:2:1। तो पहले पार्टनर का शेयर कितना होगा? 3/6 करते हो, तो 3/6 कैसे निकालते हो? 3:1 सबको क्या करते हो? प्लस करते हो। दूसरे का शेयर क्या आता है? 2/6 और आखिरी का क्या आता है? 1/, वही सेम काम हम यहां कर रहे हैं। अब इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दो। एक आंसर मैं निकाल देता हूं आपके लिए। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी अपनी? 3.5 लाख। हाँ जी बताइए, कितना कितना अमाउंट लिखूं मैं आपके लिए? 1,52,410 तो 11 कर देते हैं राउंड फिगर में। हाँ जी, 149,689 ठीक है जी। 47,900 ठीक है जी। 0.04 आ रहा था, उसको हमने इग्नोर कर दिया। कोई दिक्कत बताइए? तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए सुटेबल मेथड ढूंढना है, और सुटेबल मेथड यदि नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो फिर उस केस में आपको जो मैंने सीक्वेंस लिखाई है उसका यूज करना है। देखिए दोनों ही मेथड में सेल वैल्यू एट एसओपी निकलती है, बट फर्क इतना होता है कि पहले वाला जो मेथड है जिसका नाम ही सेल वैल्यू एट एसओपी है वो एक्चुअल सेल वैल्यू एट एसओपी बताता है, और एनआरवी भी सेल वैल्यू एट एसओपी बताता है, लेकिन कौन सी? एस्टिमेटेड। तो ज्यादा रिलायबिलिटी, ज्यादा विश्वास हमें किस पे करना चाहिए? एक्चुअल पे। बट यदि वो क्वेश्चन में दे ही ना रखी हो तो फिर मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड। आप अपने घर पे जाते हो, रास्ता पूछते हो किसी से? क्यों? क्योंकि आपको अपने घर का एक्चुअल रास्ता पता है। लेकिन आपने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया कि सर मेरे घर में कोई फंक्शन है, आपको मैं बुला रहा हूं, तो क्या मुझे पहले से रास्ता पता है? तो मैं क्या करूंगा? एस्टिमेटेड रास्ता यूज करूंगा। यार ये वाली गली बताई थी, हो सकता है इसके सामने हो, इसके सामने हो, लोगों से पूछूंगा भी मैं, तो मुझे आंसर कौन सा मिलेगा? एस्टिमेटेड। बट आपके साथ यदि जाता तो फिर तो मुझे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपके साथ गाड़ी में बैठा हूँ, फटाफट से आप अपने घर पे ले जा रहे हैं कि जहां भी फंक्शन है, तो वो कौन सा रास्ता है? एक्चुअल। अब मैं अपना दिमाग लगाऊं जीपीएस खोल के, या आपके साथ बैठे बैठे गपशप करके जाऊं? आपके साथ जाऊं ना, वो एक्चुअल है क्योंकि आपको सब कुछ पता है। तो जो चीज एक्चुअल होती है और जो चीज एस्टिमेटेड होती है उसमें विश्वास हम ज्यादा किस पे करते हैं? एक्चुअल पे।
अब किसी अननोन जगह हम जाते हैं जहाँ हमें रास्ता नहीं बताता आज की डेट में, जैसे ओला वाले, वो हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है, फटाफट से क्या करते हैं, जीपीएस खोलते हैं और डेस्टिनेशन फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। कई बार वो रास्ता बड़ा चूज कर लेते हैं, बट हमसे क्या कहते हैं, भाई साहब यहाँ से मोड़ लो, 1 मिनट में घर आ जाएगा, इधर से जाओगे आधा घंटा घूम के जाना पड़ेगा। उसको तो नहीं पता था ये बात, आपको पता था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछे आपसे, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, हमें तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, फिर ये प्रॉफिट निकालने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट कौन सा है और मुझे कौन सा चाहिए, एक्चुअल। लिख लिया सबने, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में मुझे क्या बनानी है, प्रॉफिट निकालना है, मतलब इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, सेल में से सारी खर्चे क्या कर दो, माइनस कर दो। यदि मैं सेल वैल्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो जो अमाउंट लास्ट में बच जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए फटाफट से कितना कितना आएगा, हाँ जी, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, हाइड्रोजन, पर्टिकुलर्स, सेल वैल्यू एट एसओपी या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्या लिखूं, हाँ जी। क्वेश्चन में सेल वैल्यू एट एसओपी दे ही नहीं रखी, तो उसका ना आप जो प्रॉफिट निकालेंगे वो कौन सा निकालेंगे, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। और इस सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से मैंने माइनस किया ज्वाइंट कॉस्ट, मतलब जितने भी खर्चे हैं वो सारे क्या कर दो माइनस। फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपने बचपन में ही सीख लिया था, बचपन वाला जब छोटी क्लास में थे 6-7 में, तभी आपको बताया था कि प्रॉफिट निकालने के लिए सेल में से सारे खर्चे क्या कर दो माइनस। अब सेल वैल्यू कितनी कितनी थी, 375, 2,50,000 और 60,000। ज्वाइंट कॉस्ट अभी आपने कैलकुलेट किए 152 411, 1,49,689 और
47,900. Further processing cost 160, 75,000, 10,000. And the selling expenses after further processing 18,750, 12,500, 3,000. तो यहां जो प्रॉफिट आएगा वो अब आपका एक्सपेक्टेड होगा या एक्चुअल? एक्चुअल होगा। कितना कितना? 43,839, 12,811 और 900 माइनस में, मतलब लॉस भी आ सकता है। तो जो प्रॉफिट हमने यूज किया था एनआरवी निकालने के लिए, वहां पे जो प्रॉफिट था वो एक्सपेक्टेड था, और यहां कौन सा है? एक्चुअल है। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? लिख लिया आपने? अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन नंबर। जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने पढ़ना शुरू कर रहा हूं। इन अ प्रोसेस लाइन ऑफ एक्स वाई कंपनी, मिल गया सबको? 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस फॉर द मंथ ऑफ मे, द फॉलोइंग डेटा वर अवेलेबल। कितने प्रोडक्ट बना रहे हो? 3। क्या क्या नाम है? एल, एम और एन। सेल प्राइस पर किलोग्राम 5 रुपीज, 10 रुपीज और कितना है? 20। अच्छा, यदि किसी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी हो, पर किलोग्राम दे रखी हो, पर टन दे रखी हो, पर लीटर दे रखी हो, तो उसे क्वांटिटी से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि टोटल सेल वैल्यू मिल सके। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, कौन सी कॉस्ट चाहिए? ज्वाइंट कॉस्ट से या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से। साफ साफ लिखा है कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। यानी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक वर्किंग नोट बनाना चाहिए। वर्किंग नोट की शुरुआत में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट के बाद हमने देखा हमारे जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एल, एम और एन। हर क्वेश्चन में आपने यदि इस तरीके का वर्किंग नोट बनाना सीख लिया तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको लगेगा यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 10 से 12 नंबर का मिल सकता है। केस स्टडीज वाले में तो सीएमए का नया पैटर्न है, और प्रोफेशनल कोर्स में तो इसकी वेटेज जो रहती है 10 से 12 नंबर की रहती है, मतलब मिनिमम 8 मैक्सिमम 12, ये चीज है। तो अब एल, एम, एन आपके पास जो प्रोडक्ट हैं उनकी हमें फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है। कितनी कितनी? 10,000, 5,000 रुपये और 15,000। आउटपुट दे रखी है और सेलिंग प्राइस दे रखी है। अच्छा, यदि मैं आउटपुट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले तो आउटपुट लिखो कितनी है? आउटपुट कितनी कितनी है? 2500 किलोग्राम, 1000 और 1500 किलोग्राम। प्री सेपरेशन ज्वाइंट कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹20,000। कौन सी कॉस्ट है? ज्वाइंट कॉस्ट से। सेपरेशन से पहले जो भी खर्चा होता है वो कौन सी कॉस्ट होती है? ज्वाइंट कॉस्ट। यदि इन्होंने खाली क्वेश्चन में प्री सेपरेशन कॉस्ट भी लिखा होता तो भी क्या मानी जाती? ज्वाइंट कॉस्ट मानी जाती। सेपरेशन का मतलब बंटवारा, प्री का मतलब बंटवारे से पहले, तो फिर ज्वाइंट हो गई ना। जैसे आपने देखा होगा घर में आपके ताऊ भी हैं, चाचा भी हैं, आपके फादर भी हैं, 3 भाई हैं, और दादाजी एक प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ज्वाइंट प्रॉपर्टी होगी। बांटना पड़ेगा ना उसे। अब बड़े भाई क्या कहेंगे? इस प्रॉपर्टी को खरीदने में मैंने पैसे ज्यादा लगाए, मेरा आधा शेयर है। तो आपके फादर या चाचा क्या कहेंगे? ऐसा विल में कहीं पे
लिखा नहीं है। रेशो क्या मानी जाएगी झगड़े में? इक्वल। तो वहां पे हमें पता लग गया कि हमें इक्वल रेशो में बांटना है। हाँ, यदि कोई विल होती और उसमें लिखा होता 2:1:1 तो फिर किस में बढ़ता? 2:1:1 में बढ़ता। बस समझ में आ रही मेरी? तो हर वो चीज जो ज्वाइंट होती है उसे बांटने के लिए क्या चाहिए होती है? रेशो चाहिए होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि प्रॉपर्टी ज्वाइंट है और इसे 3 भाइयों में बांटनी है तो एक रेशो चाहिए। अब या तो रेशो इक्वल ले लो या फिर कोई रेशो पहले से प्री डिसाइडेड है तो वो रेशो यूज करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहां पे जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो कितनी आ गई? 20,000 रुपये आ गई। और इस ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कौन सा मेथड दे रखा है। आगे देखिए क्या लिखा है। द ज्वाइंट प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन कॉमन प्रोसेस आफ्टर विच दे आर सेपरेटेड and may undergo further individual processing. The pre-separation joint cost, अब ध्यान से पढ़ना, pre-separation joint cost are apportioned to joint product according to weight. इसका मतलब weight का मतलब क्या? आउटपुट। तो इसका ना joint cost को बांटने के लिए आपको कौन सी रेशो लेनी है? मेथड कौन सा यूज करना है? आउटपुट। वेट तो यही हो गया ना। तो इस रेशो में हमें ज्वाइंट कॉस्ट को क्या करना है? बांटना। तो यहां पे रेशो मिल जाएगी 2500, 1000 और 1500। इस रेशो में हम अपनी ज्वाइंट कॉस्ट 20,000 को क्या कर देंगे? बांट देंगे। अच्छा, अब बताइए क्या मेथड क्वेश्चन में गिवन है ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए या ढूंढना पड़ेगा? ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए क्या मेथड दे रखा है या ढूंढना पड़ेगा? दे रखा है। कौन सा मेथड? वेट। वेट का मतलब क्या हो गया? आउटपुट। तो इस रेशो में 2500, 1000 और 1500 की रेशो में मतलब 25, 10, 15 ऐसे कह सकते हैं ना कि रेशो में 20,000 को क्या करना होगा? बांटना पड़ेगा। नहीं तो उसमें आपको पर यूनिट अलग से पॉइंट नहीं दे रखा ना, अलग से पॉइंट नहीं दे रखा होता। पॉइंट मेथड में अलग से पॉइंट आपको दे रखा होगा, तब जाके आप क्वांटिटी से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ अलग से कोई पॉइंट मेंशन नहीं है। And you are required to prepare a statement showing estimated profit or loss for each product and in total. कहते हैं हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट अलग अलग बताइए और लास्ट में सबको क्या कर दो? ऐड टोटल प्रॉफिट बताइए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना पड़ेगा। तो ये आपके लिए हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, इसी में करके दिखा दूं ज्वाइंट कॉस्ट को या अलग से करके दिखाऊं? ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने का काम अभी अलग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम दे रखी है। आप मुझे बता सकते हो ये सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम एट एसओपी है या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है? बोलो भाई। हाँ जी, क्वेश्चन में सेल प्राइस पर किलोग्राम 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए दे रखी है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, आज की क्लास में भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता रहूंगा जब तक आप सही जवाब नहीं देंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसान था। सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम 5, 10, 20 आपको दे रखा है। क्या इसके आगे बता रखा है कि ये सेलिंग प्राइस आफ्टर है या बिफोर है? नहीं। तो उसकी पहचान किससे होगी? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से। यदि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस के आगे मेंशन ना हो कि वो सेलिंग प्राइस बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग है या आफ्टर है, तो उसकी पहचान किससे होगी? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से। यदि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है तो माना जाएगा कि ये सेलिंग प्राइस कब की है? फर्दर प्रोसेस करने के बाद की है। और यदि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन में ना होती तो उसका ना आपने फर्दर प्रोसेस नहीं किया, तो फिर वो सेलिंग प्राइस कौन सी हो जाती? बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। कौन सी हो जाती? बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इसका ना हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कितने तरीके से बेच सकते हैं? 2, फर्दर प्रोसेस करने से पहले या फर्दर प्रोसेस करने के बाद। जैसे मैंने क्लास नंबर 2 में भी बोला था कि हम जॉब कब कर सकते हैं? प्रोफेशनल डिग्री लेने से पहले और प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद। पहले और बाद में फर्क क्या है? पहले में और बाद में सैलरी का बड़ा फर्क है। और दूसरा, आपकी जो इमेज है वो मार्केट में क्या हो जाती है? चेंज। आप 12th के बाद जॉब करते हो और किसी रिश्तेदारी में जाते हो, वो पूछते जी कहाँ काम कर रहे हो और कितने पढ़े लिखे हो, तो भागते हो आप लोगों से। इमेज आपको क्या लगता है? घट रही है मेरी। पेरेंट्स भी इंट्रोड्यूस करने से शर्माते, कहते भाई छोड़ो यार इसके बारे में। उन्हीं का दूसरा बेटा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, या उसने कोई अच्छी क्वालिफिकेशन ले रखी है, तो हम कोई पूछ भी नहीं रहा तब भी जबरदस्ती उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इमेज बढ़ती नहीं बढ़ती? सामने वाला भी बड़े तमीज से बात करता है, करता नहीं करता? खुद भी आपने देखा होगा। तो पहला फायदा तो क्या है? एक सैलरी का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यदि 12th के बाद आप जॉब करने जाते हैं, अमाउंट क्या मिलता है आपको? कम मिलता है। प्रोफेशनल डिग्री को लेके जाएंगे फिर आपको जॉब क्या मिलती है?
अच्छी मिलती है क्योंकि आपकी स्किल अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, एक्सपीरियंस आपके पास, तो आपको पैसे भी क्या मिलते हैं ज़्यादा। दूसरी मार्केट में रेपुटेशन क्या होती है अच्छी। किसी को पता चल रहा है आप चार्टेड अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है या CS है या LLB कर रखी है आपने या MBA या डॉक्टर है, वो तमीज़ से बात करते हैं आपसे, आपका झगड़ा भी हो जाएगा तो भी आपसे ढंग से बात करते हैं। और कोई ऐसे वैसे होता है तो फिर उल्टी सीधी लैंग्वेज चालू हो जाती है। तो बात करने का तरीका, लोगों का सोचने का तरीका भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो वही यहाँ पर है, यदि क्वेश्चन में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है, मींस सेलिंग प्राइस कौन सी बन गई, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो अब मैं जब सेल वैल्यू निकालूंगा तो सेल वैल्यू का क्या नाम दूंगा, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 12,500, 10,000 और कितना आएगा 30,000। चलिए अच्छा, और क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंसिव दे रखे हैं क्या, सेलिंग एक्सपेंसिव दे रखा है आपको, नहीं दे रखा। अच्छा यदि कोई चीज नहीं दे रखी है फिर ढूंढने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, जो चीज देख रही है उसी को कंसीडर करना है, जो नहीं देख रही फिर उसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। किसी फंक्शन में गए, शादी में गए, खाना खाने के लिए, शादी में जा रहे हैं टाइम पास करने के लिए, साथ में मेन पर्पस क्या होता है, अच्छा खाना खाना है। अब अच्छे खाने में मैं सोच के कहता कि आज इस शादी में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स में ये वाला फ्रूट खाना है जो मैं घर पे खरीद नहीं पाता महंगा होने की वजह से, बढ़िया हूँ ना, कंजूस हूँ। तो मैंने कहा शादी में जा रहा हूँ तो सबसे पहले मेरी इंटेंशन क्या थी, ऐसे फ्रूट्स खाऊंगा जो सबसे कॉस्टली होंगे, क्योंकि पैसे तो मैंने लिफाफे में डाल के देने ही है, अब वसूल करने की बारी है। इनकर तो हो गए, लिफाफा जाते ही मैंने पकड़ा दिया, मेरा खर्चा हो गया, अब रिकवर कैसे होंगे, खाना खा के। खाना क्या खाऊं, वही जो घर में रोज सामान बनता वो खाऊं, दाल रोटी, या कोई बढ़िया सी चीज, बढ़िया सी कौन सी, सबसे पहले पूरी सर्वे करता हूँ जहाँ पे खाना परोस रखा है उन्होंने, कौन सी आइटम सबसे महंगी है, पहले उसे खाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने देखा फ्रूट्स में भी 5 तरीके के फ्रूट्स हैं, एक फ्रूट 20 रुपए किलोग्राम है, एक 500 किलोग्राम है, एक 1000 रुपए किलोग्राम है। पहले मेरी दिमाग कहाँ जाएगा, सबसे पहले 1000 रुपये, खुद खाऊंगा फिर मन करेगा घर पे भी पैक करा के ले जाऊं, होता नहीं होता, अपनी इंटेंशन ऐसी होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, और मैं उस एग्जांपल को इससे कनेक्ट करता हूं, मान लीजिए मैं कोई फ्रूट पहले से सोच के गया था कि उस फंक्शन में ये मिलेगा तो जरूर खाऊंगा, देखा वो फ्रूट है ही नहीं, क्या करूं, लड़ूं उन शादी वालों से कि भाई साहब आपने मेरा आना बेकार कर दिया, मैं तो ये सोच के आया था कि ये फ्रूट आपकी शादी में जरूर मिलेगा। वो क्या कहेंगे, भाई साहब हमने तो आपको सिर्फ इन्वाइट किया था, ये थोड़ी कहा था खाना खा के भी जाओ, जो हमने सामान रख रखा है उसमें से कुछ समझ आता है तो खा लो, अदरवाइज ऐसे ही चले जाओ। ऐसा ना तो हम बोलेंगे उसको, ना वो हमें बोलेगा, ये हमारे मन की बातें रह जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ इस एग्जाम्पल में कि जो फ्रूट मैं सोच के कहता खाने जाऊंगा, वो यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो क्या करोगे, छोड़ देंगे ना। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में यदि सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दे रखा, क्या कर दो, इग्नोर। लड़ने थोड़ी लग जाएंगे इंस्टीट्यूट से, भाई साहब आपने सेलिंग एक्सपेंस क्यों नहीं दिया, है तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे या मैं करवाऊं, करो फटाफट से, आपको टाइम देता हूं मैं। सबसे पहले क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है। तो जो खुद कर सकते हैं खुद करे, जिन्होंने दिक्कत आती है उनके साथ मैं हूं, चिंता क्यों करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या लिखना है, अपोर्शनमेंट ऑफ देखिए सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट के नाम क्या क्या है, L, M और N। फिर दूसरा आपके पास क्या है, आउटपुट। आउटपुट कितना कितना 2500 किलोग्राम, अच्छा रेशो आपके पास आ जाएगी, सबके 2-2 जीरो यदि मैं हटा दूं तो 2 जीरो हटाने पे 2500 का 25 बचेगा, 1000 का 10 बचेगा, ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन।
हर क्वेश्चन में आप देखोगे एक ही काम करना है, ज्वाइंट कॉस्ट को ढूंढना है और उसे बांटना है। बांटने के लिए या तो मेथड का नाम दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो जो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था उस ऑर्डर को फॉलो करना है। फिर आखिर में आपसे कहेंगे प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट निकालना है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, चैंपियन बन जाएंगे, गारंटी है। अब ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है 20,000 को, रेशो निकल चुकी है, तो 20,000 को इस रेशो में बांटो, कितना कितना आएगा देखिए। कितना लिखूं? 10,000, 4,000, 6,000। ठीक है, अब क्या निकालना है? सॉल्यूशन में प्रॉफिट दिखाना है, निकाल सकते हो। सेल में से सारे खर्चे क्या कर दो, माइनस। तो इस क्वेश्चन में 2 ही खर्चे हैं, एक ज्वाइंट कॉस्ट और एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या नहीं दे रखा? सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना। तो जो जो चीजें हैं उनको ले लेंगे, जो नहीं है उसके लिए झगड़ा नहीं करना किसी से, इग्नोर, आगे चलो। अब जैसे मैं सोच के कहता फंक्शन में क्या 3 तरीके के फ्रूट्स खाऊंगा जो मुझे पसंद है, मिले कितने? 2, तो 2 से गुजारा करूंगा ना, तीसरे के लिए लड़ने थोड़ी बैठ जाऊंगा, और लड़के कोई फायदा भी नहीं। तो अब बनाइए इनकम स्टेटमेंट। देखिए, प्रॉफिट निकालने के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, वैसे ही इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखोगे? सेल वैल्यू एट एसओपी या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग? आफ्टर। तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से क्या माइनस करेंगे? ज्वाइंट कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, इग्नोर कर देंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। नोट कर लिया सबने? कर लीजिए। हाँ जी, फाइनल सॉल्यूशन में हमें बनानी है इनकम स्टेटमेंट, और यहां पे हम अपना आंसर कौन से बेसिस पे निकाल रहे हैं? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। हाँ जी, एल एम और क्या थे? एन। सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस ज्वाइंट कॉस्ट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर। फॉर्मेट हम कंप्लीट बना रहे हैं, और जो चीज नहीं दे रखी उसको क्या कर देंगे फिर? इग्नोर। अच्छा, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग अभी आपने निकाली थी कितनी? 12,500, 10,000 और 30,000। अच्छा, इन्होंने टोटल भी पूछा आपसे क्या? तो फिर एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा आपका टोटल का।
52,500। ज्वाइन कॉस्ट कितनी कितनी निकाली थी? 10,000, 4,000 और 6,000, 6,000। हाँ जी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपकी गिवन है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। कितनी कितनी? 10,000, 5,000, 15,000। अच्छा, यहां पे हमारे पास प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। तो 12,500 में से हमने 20,000 माइनस किए, प्रॉफिट आएगा। मतलब कि हमने क्या देखा? हमने देखा क्वेश्चन में कि हमें एल प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करके बेचने पे 7,500 का क्या रहे? लॉस। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमें एल को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए? एल प्रोडक्ट को क्या हमें बनाकर बेचना चाहिए? हमें क्या हो रहा है? तो यदि किसी काम को करने से नुकसान हो रहा है तो वो काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कौन से प्रोडक्ट को कंपनी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, तो हम कहेंगे जी एल को बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको बनाने से हमारी कॉस्ट क्या है? ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, जिससे हमें 7,500 का क्या होगा? तो ऐसे में इस प्रोडक्ट को फ्यूचर में क्या करना चाहिए? डिसकंटिन्यू करना चाहिए। मतलब ये डिसीजन मेकिंग भी आपसे करवा सकते हैं कि इस सिचुएशन में कौन से प्रोडक्ट को आप डिसकंटिन्यू करना चाहेंगे। तो जिसमें लॉस आएगा उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मान लो एम में भी लॉस आता, एम में भी लॉस आता और आपसे कहते किसी एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना, फिर किसको करते? तो जिसमें लॉस क्या होता? ज्यादा होता, मतलब कि एल को ही करते। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यू में, ठीक है ना? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? देखिए, किसी का कोई फिक्स नहीं होता किस चैप्टर में से क्या आएगा। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं जी इंपॉर्टेंट चैप्टर के नाम बता दो, तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्या करता हूँ? स्कैनर देखता हूँ, उसमें देखता हूँ कौन सा है। बट आपका पेपर तो इस अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में यदि ये क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सारा कोर्स 100% करके जाना चाहिए। बस फर्क इतना है कि हम किसी चैप्टर को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस क्या करो? ज्यादा, ठीक है ना। कम इंपॉर्टेंट का मतलब है उसकी प्रैक्टिस 2 बार करो, इंपॉर्टेंट ज्यादा है तो उसकी 3 बार कर दो। और मैंने यदि उसको इंपॉर्टेंट नहीं बोला तो उसका ये नहीं कि छोड़ के चले आना। बच्चों के साथ ये बड़ी समस्या आती है, किसी को कहते ना यार ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, वो करके ही नहीं जाएगा, सर ने मना कर दिया मतलब करना ही नहीं, मैंने तो कहीं बोला भी नहीं है, तो ये बड़ा लफड़ा पड़ता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। जितने क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ यदि उतने भी आपने ढंग से कर लिए, समझ लो कुछ करने की आपको और जरूरत नहीं है। हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं अपने हाथों से ही आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 यदि हम पढ़ें तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से क्या क्या पढ़ना होता है कि कितने प्रोडक्ट हैं, कितनी उसकी ज्वाइन कॉस्ट है, कौन सा मेथड यूज करना है ज्वाइन कॉस्ट को बांटने के लिए, कौन सा प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने जब 10 क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे लिखा है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 4 प्रोडक्ट्स। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है? 4। कौन कौन से? PQRS। तो इसका मतलब प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। ऑल दीज प्रोडक्ट्स एमर्जिंग फ्रॉम अ प्रोसेस ऑफ वन रॉ मटेरियल। सारे प्रोडक्ट एक ही मटेरियल से बने, इसका मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट होगी वो ज्वाइन कॉस्ट का पार्ट होगी, ठीक है जी। चारों प्रोडक्ट में कितनी कितनी क्वांटिटी बनी वो भी दे रखी है, चारों प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी दे रखी है। अब सेलिंग प्राइस के आगे क्या मेंशन है कि ये SOP है या फर्दर प्रोसेस है? नहीं। तो इसकी पहचान किससे होगी? यदि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हुई तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मानी जाएगी, और यदि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं है तो बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग मानी जाएगी, जिसको कहते हैं एट SOP। बात समझ में आ रही है? मैं कोई जादू नहीं करता क्वेश्चन में, मैं खुद क्वेश्चन को पढ़ता हूं और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को चेक करता हूं है या नहीं है। तो वो सेल वैल्यू कौन सी बन गई? आफ्टर, और नहीं है तो बिफोर। अब जैसे मैंने आपसे पूछा भाई क्या आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है इस समय और आप जॉब कर रहे हो मान लीजिए। अब एक बच्चे ने कल मुझसे ऑनलाइन क्लास परचेज की, मैंने उससे पूछा भैया आप क्या कर रहे हो? उसने कहा जी मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, 12th पास, 12th कर ली, फाउंडेशन क्लियर किया, जॉब करनी स्टार्ट कर दी। फिर उसने मुझसे इंटरमीडिएट की क्लास परचेज की, तो क्या वो अभी फर्दर प्रोसेस हो चुका है? नहीं। तो उसका ना अभी जो उसकी सैलरी मिल रही है वो बिफोर है, कम है।
उसे लग रहा है कि भाई इस सैलरी पे आज तो मुझे 15,000, 10,000, 5,000, 8,000 मिल रहे हैं, बट फ्यूचर में 5 साल बाद वो मेरी सैलरी जो आज 10,000 ज्यादा ज्यादा कितनी हो जाएगी, 15, 16, 20 हो जाएगी, इससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। 10 के 50 थोड़ी कोई दे देगा आपको। तो आपको क्या लगता है 5 साल बाद मेरी सैलरी 10 की 20 ना हो बल्कि 1 लाख के आसपास हो जाए, क्या करना पड़ेगा? कोई प्रोफेशनल डिग्री आपको लेनी पड़ेगी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसको क्या लगा मैं कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं तो कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए काम करेगा। टैक्स डिपार्टमेंट में है तो सीए के पास जाएगा। लॉ डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो सीएस के लिए जाएगा। उस हिसाब से वो अपनी डिग्री लेगा। और डिग्री लेने के बाद एक्सपीरियंस तो हो ही रहा है उसको, 3-4 साल का काम तो कर ही रहा है ना, नॉलेज भी हो गई, डिग्री भी हो गई। अब उसकी सैलरी क्या होगी, सीधी बढ़ेगी। तो फर्दर प्रोसेस होने के बाद, तो यदि आपके पास डिग्री है तो उस समय जो आपको सैलरी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास फर्दर प्रोसेस आपने कर रखा है, आपने डिग्री ले रखी है जिसके लिए आपने और खर्चा किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे अब हम आ चुके हैं। हाँ जी, कितने प्रोडक्ट है हमारे पास? 4। क्या क्या नाम है? PQRS। हाँ जी, क्वांटिटी दे रखी है कोई? कितनी कितनी? 500, 900, 400, 200। ठीक है जी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे रखी है 18, 8, 4 और कितनी 11। तो यहां पे मैं सेल वैल्यू निकाल सकता हूं कितनी, मल्टीप्लाई करके 9,000। तो यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा ना, ठीक है जी। और मुझे ये नहीं पता चल पा रहा अभी तक कि ये सेल वैल्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग मानूं या आफ्टर। तो यदि मुझे क्वेश्चन में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट PQRS की नहीं दिखाई दी तो मैं इसे कौन सी मान लूंगा, बिफोर। और यदि दिखाई दे गई तो फिर क्या मानूंगा, आफ्टर। ये पॉइंट मैं बार बार आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में मैं वहां पे आपके पास नहीं हूंगा बताने के लिए। आपको खुद माइंड लगाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा कि सर ने क्या बातें क्लास में समझाई थी मुझे, उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है जी। अब आगे देखिए, बजटेड प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल वैल्यू। जो भी आपकी सेल वैल्यू आ रही है उसका 10% आपका क्या प्रॉफिट है। अच्छा, अदर कॉस्ट आपको दे रखी है, कैरेज इनवर्ड 1,000, डायरेक्ट वेजेस 3,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 2,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेल वैल्यू का 10%। क्या ये खर्चे PQRS के अलग अलग दे रखे हैं या इकट्ठे दे रखे हैं? इकट्ठे दे रखे हैं। इसका मतलब कौन सी कॉस्ट आ रही है, ज्वाइंट कॉस्ट आ रही है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज शामिल होगी, मटेरियल कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इन पांचों का जो सम आएगा तो कौन सी कॉस्ट होगी, ज्वाइंट कॉस्ट होगी। यदि मैं इन पांचों को प्लस कर दूं जो ये खर्चे होंगे, मुझे नहीं पता भी कितने हैं, तो इसमें मुझे कैरेज इनवर्ड कितना दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अच्छा, टोटल सेल वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताएंगे? 9,000, 7,200, 1,600, 2,200। 20,000 हो गया। तो 20,000 का 10%, 20,000 का 10%। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो मेरी सेल वैल्यू का 10% है। कितना आ गया, 2,000। अब क्वेश्चन में दिक्कत ये आ रही है कि मुझे तो ज्वाइंट कॉस्ट चाहिए, और ज्वाइंट कॉस्ट किसका सम है, पांचों का सम है। पांचों में से मेरे को केवल कितनी कॉस्ट दे रखी है, 8,000 की 4 कॉस्ट दे रखी है, मतलब 4 कॉस्ट का सम कितने, 8। तो 5वीं कॉस्ट अभी मुझे निकालनी बाकी है, तब जाके मैं क्या निकाल पाऊंगा, ज्वाइंट कॉस्ट निकाल पाऊंगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या चीज मिसिंग है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट को निकालने के लिए कौन सी कॉस्ट मिसिंग है, मटेरियल कॉस्ट मिसिंग है, जिसको भी निकालना बाकी है। कैसे निकालेंगे
वो देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नजर आई या नहीं? नहीं आई। तो ये सेल वैल्यू कौन सी बन गई? एट एसओपी। ठीक है, तो अभी मुझे ज्वाइंट कॉस्ट को ढूंढने के लिए कौन सी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी? मटेरियल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं मटेरियल कॉस्ट को निकालता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पहला पॉइंट क्या पूछ रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम प्राइस दैट में बी पेड फॉर रॉ मटेरियल। तो सॉल्यूशन में आपका पहला पॉइंट क्या निकालना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। सी का मतलब कंज्यूम, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल लगता है उसे कहते हैं कंज्यूम। क्या कहते हैं? कंज्यूम। तो मटेरियल कॉस्ट को निकालने के लिए अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा सेल वैल्यू। सेल वैल्यू टोटल कितनी है? 20,000। और इसमें से मेरा प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? 10% ऑफ सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू मेरी 20,000 रुपये और 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000 रुपये। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी कितनी? क्या इस क्वेश्चन में कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है? नहीं, क्योंकि हमने सेल वैल्यू कौन सी लिखी है? एट एसओपी। यदि सेल वैल्यू एट एसओपी लिखी है, ध्यान रखना, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी ही नहीं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी ही नहीं। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस एट एसओपी। क्या क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस एट एसओपी है? कहाँ है ही नहीं। तो उसका मतलब अब मेरे पास क्या आ जाएगी? ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 18,000। इस ज्वाइंट कॉस्ट में से मैंने अदर कॉस्ट माइनस कर दी। अदर कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज शामिल थी? कैरेज इनवर्ड, क्या था? डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कितना कितना था? 1,000, मिला के कितना था? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम जिसके पैसे मैंने देने हैं वो कितने? 10,000। तो क्वेश्चन में पहला पॉइंट तो इन्होंने पूछा था रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालिए, तो मैंने कहा जी मेरा आंसर है 10,000। यदि इस क्वेश्चन में वो कहते हैं जी ज्वाइंट कॉस्ट बताओ, तो ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आ चुकी है? 18,000। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आ गई? 18,000, जिसमें मटेरियल का अमाउंट कितना है? मटेरियल का अमाउंट है 10,000 और अदर कॉस्ट कितनी है? अदर कॉस्ट कितनी है? 8,000। तो यदि वो आपसे पूछते मटेरियल का अमाउंट कितना है, तो मैं कहूंगा जी सॉल्यूशन 1 आपके सामने है, कितने रुपए? 10,000। और वो मुझसे पूछते इस क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, तो मैं कितना कहता? 18,000। अब पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरे पार्ट की शुरुआत करने से पहले इतना नोट कर लीजिए जल्दी से।
यानी क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा सेल वैल्यू एट एसओपी 20,000, उसमें से क्या माइनस किया, प्रॉफिट, मेरे पास आ गई टोटल कॉस्ट। अब सेल वैल्यू एट एसओपी यदि मैं ले रहा हूं तो ध्यान रखना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो होगी नहीं, तो अब टोटल कॉस्ट में से सेलिंग एक्सपेंसिव एट एसओपी माइनस करने पे जो कॉस्ट बचेगी उसका नाम क्या होगा, ज्वाइंट कॉस्ट होगी। ज्वाइंट कॉस्ट 18,000 रुपये है, जिसमें क्वेश्चन के अंदर 8,000 रुपये की अदर कॉस्ट है, वो मैंने माइनस कर दी, तो बची हुई जो कॉस्ट 10,000 रुपये वो कौन सी कॉस्ट बन गई, मटेरियल कॉस्ट बन गई। तो सॉल्यूशन का पहला पार्ट यही हो गया, मटेरियल कॉस्ट कितनी है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है, हमारी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, 18,000 है, उसे बांटना है। तो 18,000 को बांटने के लिए क्वेश्चन कह रहे हैं या 18,000 में मटेरियल 10,000 और अदर कॉस्ट 8,000 को बांटने की बात कर रहे हैं। तो जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, किसको बांटने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, नीचे लिखा है प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट एलोकेटिंग मटेरियल एंड अदर कॉस्ट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड सेल वैल्यू। मतलब बांटना तो 18,000 को ही है, लेकिन 18,000 में मटेरियल को अलग दिखाओ और अदर कॉस्ट को अलग दिखाओ। मतलब बांटना 18,000 को ही है, बट 18,000 रुपये में मटेरियल कॉस्ट अलग दिखनी चाहिए बढ़ते हुए और अदर कॉस्ट अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाई दे। कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, क्या बेस क्वेश्चन में दे रखा है किसमें बांटना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मटेरियल कॉस्ट को अदर कॉस्ट को बांटने के लिए कोई रेशो या कोई बेस या कोई फॉर्मूला कोई मेथड दे रखा है। हाँ जी बिल्कुल दे रखा है, कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स में बांटो, मतलब क्वांटिटी की रेशो में बांटो, मतलब फिजिकल आउटपुट मेथड। तो ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए ज्वाइंट कॉस्ट में एक खर्चा मटेरियल कॉस्ट है और दूसरा कौन सा है, अदर कॉस्ट। इनको बांटने के लिए फर्स्ट मेथड कौन सा है, यूनिट। यूनिट्स का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब आउटपुट। तो एक बार आपको अपना आंसर कौन से मेथड से दिखाना है, आउटपुट। और दूसरी बार इन्होंने कहा सेल वैल्यू, मेथड नंबर 2 सेल वैल्यू। कौन सी सेल वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, एट एसओपी, तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा। सेल वैल्यू एट एसओपी गिवन है, तो इसी मेथड का यूज आपको करना पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए मेथड का नाम क्वेश्चन में है या नहीं है, हाँ जी हाँ या ना का जवाब देना आपको। एक बार आउटपुट मेथड दे रखा है और एक बार सेल वैल्यू एट एसओपी। तो एक क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए हमारे पास टोटल कितने मेथड होते हैं, 6। टोटल कितने होते हैं, 6 बताए थे ना मैंने। उसमें से इस क्वेश्चन में कितने यूज करने के लिए बोल रहे हैं, 2, तो 2। अच्छा, एग्जाम में हो सकता है कितने मेथड बोले, 3, तो मुझे 3 से करना पड़ेगा। 4 बोलेंगे तो 4 से। अभी तक आज तक जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम कितने मेथड पूछते हैं, 4। कि एक ही क्वेश्चन में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए कितने मेथड का यूज करो, 4। कौन से 4, जो मेथड का नाम वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। यदि उन्होंने कोई नाम दे रखा है तो वो लिखेंगे, नहीं दे रखा तो काम ही खत्म हो गया, फिर अपना दिमाग क्यों खराब करेंगे हम। तो समझ में आया इतना, नोट कर लीजिए जल्दी से।
एक पर्सन है मिस्टर एक्स, वो 20,000 रुपये छोड़ के गया, उसमें से उसने कहा कि 2,000 रुपये मेरा उधार है, किसी को देना है दे देना। कितने बचे? 18। और 18,000 5 लोगों में बांट लेना, 5 भाई हो ना तुम, तो 4 भाइयों का हिस्सा कितना है? 8,000। तो 5वें का कितना होगा? 18 में से 4 का हिस्सा हटा दो, 5वां हिस्सा किसका होगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। भाइयों का नाम क्या है? कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट वेरियस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, रॉ मटेरियल कंज्यूम। आप इसको ऐसे देखोगे ना तो आसान लगेगा कि 5 भाई हैं, 4 का हिस्सा पता है, टोटल हिस्सा पता है, तो 5वें का कितना होगा? टोटल में से 4 का हिस्सा हटा दो। लिख लिया सबने यहां तक? अब आगे देखिए सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट स्टेटमेंट, जिसमें हम अपनी ज्वाइंट कॉस्ट को जब बांटेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? यूनिट मेथड। यूनिट मेथड का दूसरा नाम मैंने बताया था पॉइंट मेथड। तो यहां पे ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए यानी सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट के नाम क्या क्या है। ठीक है जी। फिर हमारे पास में कॉस्ट कौन कौन सी है? एक मटेरियल कॉस्ट है, दूसरी अदर कॉस्ट है। इनका अमाउंट कितना है? यहां प्रोडक्ट की जगह बेटर रहेगा पर्टिकुलर्स लिखते हैं हम। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आ गई? अच्छा बेस क्या लेना है? जिसमें बांटना है, बेस का मतलब रेशो, बेस भी लिख सकते हैं, रेशो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यूनिट मेथड बोले तो यूनिट जरा बताओगे कितना है? 500, 900, 400, 200। यदि सबके मैं 2 जीरो हटा दूं तो रेशो बनेगी 5942, 59। हाँ जी, इस रेशो में जरा बांटो कितनी कितनी कॉस्ट आएगी? कितने प्रोडक्ट है अपने? 4 है। पी क्यू आर एस। बोलो भाई कितना? नहीं हाँ 2500। एक मिनट, 10,000 को 20 से डिवाइड किया हमने, 500, 500 इंटू 5 2500, दूसरे का आएगा 4500, 2000, 1000। ठीक है ना? 5942 है ना रेशो, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2000, 3600, 1600 और कितने? क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ, प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ प्रोडक्ट एलोकेटिंग मटेरियल एंड अदर कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट को मैंने अलग दिखाया, अदर कॉस्ट को अलग दिखाया। यदि मटेरियल अदर कॉस्ट वर्ड ना यूज किया होता तो मैं सिर्फ सीधा यहाँ पे लिखता ज्वाइंट कॉस्ट 18,000 और 5942 की रेशो में उसको क्या करता? बांटता। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4500, 8100, 3600 एंड 1800। और इस सेकंड पार्ट में कहते हैं कि इस ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए अब यूनिट मेथड की जगह कौन सा मेथड यूज करो? सेल वैल्यू एट एसओपी। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए।
ठीक है, अब जो मेथड आपको यूज करना है उसमें ज्वाइन कॉस्ट को बांटने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, सेल वैल्यू एट एसओपी। तो जरा मुझे बताएंगे सेल वैल्यू एट एसओपी कितनी कितनी है। सेल वैल्यू एट एसओपी 9000, 7200, 1600 और 2200, मतलब कि 9000, 7200 कितनी थी, 1600 और 2200। अच्छा, सबके यदि मैं 2 जीरो हटा दूं तो 2 जीरो हटाने पे कितना आएगा, 90, 72, 16 और इस रेशो में आपको बांटना है। देखिए कितना आता है, चेक करना सही है। यदि नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ के पहले एक चार्ट बना रहे हैं, और चार्ट के बाद हमें क्या करना है, ज्वाइन कॉस्ट का पता लगाना है। ज्वाइन कॉस्ट को बांटने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है। क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, नहीं, तो इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है उनके लिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, Growmores Chemicals Limited manufacture 3 varieties of manures XYZ by mixing chemical fertilizer in different proportion. 2 operation mixing and packing are involved. कंपनी का नाम तो पता लग गया, ग्रोमोर्स केमिकल लिमिटेड है, जो 3 तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके लिए कितने प्रोसेस का यूज करना पड़ता है,
दो। पहला प्रोसेस है मिक्सिंग प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस कौन सा है? पैकिंग। हाँ जी, कंपनी में कोई कॉस्टिंग सिस्टम नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी कोई कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती। कॉस्टिंग सिस्टम का बहुत सारे मेथड होते हैं। एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम को यूज नहीं कर रही। ऑन टेक्निकल एस्टिमेशन रिलेटिव कॉस्ट वैल्यू आर फिक्स्ड ऑन पॉइंट basis per weight of output. However, the financial accounts that are segregated into two operations mentioned above, one relevant data for particular month are as follows. अच्छा, कितने प्रोडक्ट हैं आपके? 3 XYZ। और मेथड प्रोसेस कितने हैं? 2। पहले प्रोसेस का नाम क्या है? मिक्सिंग प्रोसेस, जिसकी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी दे रखी है? 1,45,000। और दूसरा पैकिंग प्रोसेस है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 19,000। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 29 का नाम लिखना चाहिए, ठीक है जी। और यहां पे हमें सबसे पहले ये देखने चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट कितने हैं। तो 2 डिपार्टमेंट है, कौन कौन से? एक मिक्सिंग और एक आपके पास है पैकिंग। मिक्सिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? 1,45,000 रुपये। और पैकिंग डिपार्टमेंट की ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? 19,000 रुपये, ठीक है जी। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि 1,45,000 रुपये खर्च करके आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनका नाम क्या क्या? XYZ। और 19,000 रुपये जो खर्च किए हैं उनका बर्डन भी किस पे डालना है? XYZ पे डालना है। हाँ जी, क्वेश्चन में प्रोडक्शन दे रखी है। प्रोडक्शन का मतलब आउटपुट कितनी कितनी? 250 टन, 250, 150 और 100। अब क्वेश्चन में हमें पॉइंट दे रखा है, पॉइंट पर यूनिट। कितना पॉइंट दे रखा है? पहले वाले केस में मिक्सिंग में 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट और कितने? 5। और यहां पे कितने? 5, 3, 2। कंप्यूट कॉस्ट पर टन ऑफ ईच वैरायटी पर ऑपरेशन। कहते हैं हर ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हो गए ना मेरे, मिक्सिंग भी ऑपरेशन है, पैकिंग भी ऑपरेशन है, जिसको मैंने नाम डिपार्टमेंट दे रखा है। डिपार्टमेंट की जगह आप क्या कह सकते हो? प्रोसेस कह सकते हो। प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन। तो मिक्सिंग और पैकिंग दोनों डिपार्टमेंट की आपको ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है 145 और 19,000। आपको पता लगाना है कि XYZ का ज्वाइंट कॉस्ट पर टन कितना है। मतलब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड ज्वाइंट कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है जी। हर एक प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट क्या बतानी है? पर टन, अंडर ईच ऑपरेशन। ठीक है ना। ईच ऑपरेशन के अंदर XYZ की ज्वाइंट कॉस्ट पर टन कितनी है, और इसके लिए पॉइंट पर यूनिट दे रखा है। तो जिस क्वेश्चन में पॉइंट पर यूनिट दे रखा होता है वहां पे ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए, इस ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए मेथड कौन सा यूज करूंगा मैं? हाँ जी, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने के लिए, अपोर्शन करने के लिए, अपोर्शनमेंट करने के लिए हमें मेथड गिवन है या नहीं है? मेथड हमें गिवन है। कौन सा मेथड गिवन है? पॉइंट मेथड। अब ये पॉइंट मेथड मैंने आपको फर्स्ट क्लास जो थी उसमें समझा रखा है, जिनको मैंने, कोई बच्चे यदि एब्सेंट है तो वीडियो देख सकता है वो, ठीक है ना। तो पहले तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया जो थ्योरी के फॉर्म में लिखा था, उसको हमने चार्ट में क्या कर लिया? ड्राफ्ट कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा सारा फोकस किस पे कि 1,45,000 रुपये को XYZ पे कैसे बांटू, जिसके लिए मुझे एक मेथड चाहिए था
और वो मेथड मुझे ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है कौन सा, पॉइंट मेथड। नोट कर लिया यहाँ तक सबने? चलिए आगे। लिख लिया सबने? तो दो डिपार्टमेंट हैं, मिक्सिंग और पैकिंग। दोनों डिपार्टमेंट XYZ को बनाने में अपनी अपनी कॉस्ट इनकर करें। 145 और कितनी 19,000। 145 का बर्डन हमें XYZ पे डालना है, जिसके लिए पॉइंट मेथड का यूज करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया। हो गया सबका? चलिए भाई, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट शोइंग ज्वाइंट कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोडक्ट, और डिपार्टमेंट कौन सा है? मिक्सिंग। अच्छा, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं हम? प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे? X, Y, Z। अच्छा, आउटपुट कितने? 250, 100। पॉइंट पर यूनिट कितने? 2, 3, 5। हाँ जी। टोटल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? यदि एक यूनिट बनाने के 2 पॉइंट हैं तो 250 यूनिट बनाने में कितने पॉइंट हो गए? 500। एक यूनिट बनाने में Y के 3 पॉइंट हैं तो 150 के कितने हो गए? 450। और यहां कितने आ गए? 500। टोटल पॉइंट हो गए 1450। रेशो मुझे चाहिए। अब रेशो किसकी चाहिए, पर यूनिट की या टोटल पॉइंट्स की? बोलो भाई, क्या कहते हो? टोटल पॉइंट्स की। क्यों? क्योंकि जो ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है वो एक एक यूनिट की थोड़ी दे रखी है, या सबकी दे रखी है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन गलत ना हो आपका एग्जाम में। सबसे पहले आपको रेशो निकालते टाइम अपने आप से ये पूछना है कि जो रेशो मुझे चाहिए वो पर यूनिट की रेशो चाहिए या टोटल पॉइंट्स की रेशो चाहिए। तो उसका जवाब मुझे किससे मिलेगा? ज्वाइंट कॉस्ट से।
ज्वाइंट कॉस्ट मुझे एक्स वाई जेड की एक एक यूनिट की दे रखी है या टोटल क्वांटिटी की दे रखी है? टोटल की दे रखी है। भाई 1,45,000 रुपए जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट ने ज्वाइंट कॉस्ट इनकर की है वो एक्स वाई जेड की 250, 150 और कितनी यूनिट बनाने के लिए की है? 100। तो जब ज्वाइंट कॉस्ट 1,45,000 टोटल क्वांटिटी के लिए, तो रेशो भी किसकी होनी चाहिए? टोटल की। तो टोटल कितनी है? 500, 450 और 500। तो यहां पर रेशो कितनी बन जाएगी? 50 अपॉन 145, 45 अपॉन 145, 50 अपॉन 145। और इस रेशो में आप ज्वाइंट कॉस्ट को क्या कर दो? बांट दो। तो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन आ जाएगा 1,45,000 को 50 अपॉन 145 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 50,000। $45,000। $50,000। और लास्ट पॉइंट आपसे पूछे ज्वाइंट कॉस्ट पर टन। तो उसके लिए ज्वाइंट कॉस्ट को आपने क्वांटिटी से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आपकी जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो 50,000 है, 45,000 है और लास्ट प्रोडक्ट की 50,000। आउटपुट आपको पता ही है कितना कितना है? आउटपुट आपका से 250, 150 और 100। जरा बताइए कितना कितना लिखूं मैं? कितना लिखूं? 200, 300 और 500 पर टन। ठीक है जी, इतना। सेम ऐसे आंसर किसका निकालना है? ये तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट है, अब कौन सा है? पैकिंग डिपार्टमेंट। तो पैकिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट पर यूनिट क्वेश्चन में जो दे रखे हैं वो दे रखा है 532। तो यहाँ पे 235 दे रखा है, वहां पे क्या हो जाएगा? 532, जिससे टोटल पॉइंट चेंज हो जाएंगे, रेशियो चेंज हो जाएगी, ज्वाइंट कॉस्ट का अमाउंट चेंज हो जाएगा और पर यूनिट भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट आप करके दिखाइए, पहले फर्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए और इसी फॉर्मेट का यूज करके आपको डिपार्टमेंट जो सेकंड है, कौन सा? पैकिंग डिपार्टमेंट, उसका आंसर निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनके नाम लिखे, आउटपुट लिखी, पॉइंट पर यूनिट जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा, आउटपुट को पॉइंट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल पॉइंट निकाल लिए और उसकी रेशो निकाली। उस रेशो में ज्वाइंट कॉस्ट पहला डिपार्टमेंट जो था मिक्सिंग 1,45,000, उसे इस रेशो में बांटा, जिससे ज्वाइंट कॉस्ट आपके पास एक्स प्रोडक्ट की 50,000 है, वाई की 45,000 और जेड की कितनी है? 50,000। और इसको हमने क्वांटिटी आउटपुट से डिवाइड कर दिया ताकि हमें आंसर क्या मिल जाए? पर टन मिल जाए। पर टन आ गया 200, 300 एंड 500। सेम फॉर्मेट यूज करो किसके लिए? पैकिंग डिपार्टमेंट। जहां पर आपका चेंज कहां पे आएगा? पहला चेंज कहां पे आएगा? पॉइंट पर यूनिट। वहां पे 235 की जगह क्या लिखना है? 532। फिर आपके टोटल पॉइंट चेंज होंगे, रेशो चेंज होगी और यहाँ पे 1,45,000 जो लिखा हुआ है उसकी जगह कितना लिखोगे? 19,000। करो फटाफट से।
लिख लियो। देखिए यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें हटाता हूँ। मिक्सिंग की जगह क्या लिख दूंगा, पैकिंग। हाँ जी, पॉइंट पर यूनिट कितने कितने थे क्वेश्चन में? 532। टोटल पॉइंट कितने आ जाएंगे? 1250, 450 टोटल। तो 125 अपॉन 190, 45 डिवाइड बाई 190। ठीक है जी। अब आपकी ज्वाइंट कॉस्ट पैकिंग डिपार्टमेंट की थी 19,000 और रेशियो आपके पास है 125 अपॉन 190। कितना लिखूं? 4500। वन 50, 50, 30 एंड 20। कोई दिक्कत? हो गया सबका? आज के लिए इतना ही है।